14 अप्रैल साल 2008 को उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बावनखेड़ी में एक फैमिली के 8 सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे। हर दिन की तरह चाय के साथ। उनको ये नहीं पता था कि उनके फैमिली के 7 लोग, जिनमें से एक 10 महीने का बच्चा भी था, अगले दिन की सूरज नहीं देख पाएंगे। जिंदा थी तो एक 23 साल की लड़की शबनम अली, जिसकी पूरे फैमिली उसको अनाथ करके चले गए। ये एक स्टोरी है भयानक मास मर्डर की, एक प्यार जो स्वाधीन भारत के इतिहास बन गई। दिस इज द स्टोरी ऑफ अमरोहा मास मर्डर। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की अमरोहा जिला के छोटे से गांव बावनखेड़ी, जो कि फेमस है आम के लिए। यहाँ रहते थे मास्टर अली के फैमिली, जिनकी फैमिली में टोटल 8 सदस्य थे। घर के मुखिया थे मास्टर शौकत अली। साथ में रह रहे थे उनकी पत्नी हाशमी, बड़ा बेटा अनीस, बहू अंजुम, अनीस और अंजुम के 10 महीने का बेटा अर्श, छोटा बेटा राशिद, इकलौते बेटी शबनम और भांजी राबिया भी उनके साथ रहती थी। पूरे परिवार अच्छा खासा पढ़े लिखे और पैसे वाले थे। शबनम के पिता को गांव वालों मास्टर जी बुलाते थे, क्योंकि वो लोकल तहारपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में आर्ट टीचर थे। मास्टर जी बहुत अच्छे इंसान थे, जरूरतमंद की हेल्प भी करते थे। कभी जरूरत हुआ तो फ्री में ट्यूशन भी प्रोवाइड करते थे। बड़ा बेटा अनीस, जो कि जालंधर के एक कंपनी में इंजीनियर थे। छोटा बेटा राशिद, जो कि मेरठ से बीटेक कर रहा था। बेटी शबनम, जो कि जियोग्राफी और इंग्लिश में डबल एमए करने के बाद बावनखेड़ी के एक गवर्नमेंट स्कूल पे टीचर भी थी। पापा की तरह बेटी भी लोगों को बहुत हेल्प करती थी। शबनम के एक दोस्त उस्मान अली ने बताया कि इसे शबनम ने उनको फाइनेंशियली हेल्प करी थी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने में। एक बार वो सेकंड ईयर में फेल भी हो गए थे, पढ़ाई छोड़ने की मन बना लिए थे, पर शबनम ने उनको एनकरेज की और फॉर्म फिलअप भी कराई। फिर एक रात ऐसा हुआ कि जो सिर्फ बावनखेड़ी नहीं, पूरे इंडिया का सोच बदल दी। 14 अप्रैल साल 2008 देर रात 2 बजे पड़ोसियों ने एक लड़की की जोर जोर से चिल्ला के रोने की आवाज सुनी। बाहर निकल के देखते हैं शबनम उनके घर के पहली मंजिल से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। बोलती थी वो मुझे भी मार देंगे, बचाओ मुझे। पड़ोसियों ने पूछा कौन मार देगा उसको। शबनम के पास उसकी कोई भी उत्तर नहीं। वो बार बार बोलती थी कि वो मुझे भी मार देंगे, वो मुझे भी मार देंगे। पड़ोसियों ने उसको समझाए कि तुम सेफ हो, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। पड़ोसियों ने जब घर के अंदर घुसने की कोशिश की, देखा कि घर के मेन गेट अंदर से बंद था। शबनम रोई जा रही थी। पड़ोसियों के बहुत समझाने के बाद शबनम ने नीचे आके मेन गेट खोली। घर के अंदर पहुंचने के बाद जो देखा, उनके पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। शबनम के पिता यानी मास्टर जी नीचे पड़े हुए थे। किसी ने उनकी गर्दन काट के हत्या कर दिया था। जब उन्होंने पहले रूम पे गए, देखा कि दीवार पर खून की छींटा लगा हुआ था। शबनम की छोटा भाई राशिद की बॉडी बेड पे पड़ा हुआ था, उसका भी किसी ने गर्दन काट के हत्या कर दिया था। जब उन लोगों ने शबनम के बड़े भाई अनीस के रूम पे गए, देखा कि अनीस और उनकी पत्नी नीचे पड़े हुए थे। उन दोनों का भी किसी ने गर्दन काट के हत्या कर दिया था। पूरे बेड और दीवार पे खून ही खून था। अनीस और अंजुम के पास एक और लाश पड़ा हुआ था, उनकी 10 महीने का बेटा अर्श का किसी ने गला दबा के खून किया था। तीसरे रूम पे शबनम की माँ हाशमी, उसकी कजिन राबिया नीचे पड़े हुए थे। बाकियों की तरह इनकी भी किसी ने गर्दन काट के हत्या कर दिया था। पूरे घर में खून ही खून पड़ा हुआ था। शबनम लाश के पास बैठ के रोई जा रही थी। एक ही पल में उसके पूरे फैमिली चले गए, ये सोच के वो रोई जा रही थी। शबनम को जब गाँव वालों ने पूछा ये सब कैसे हुआ, उसने बोली कि रात को कुछ चोर आए थे, सारे घर वालों को मार के चले गए। एक पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर दिया था और थोड़े ही टाइम पे हसनपुर थाने की पुलिस पहुंच गए। जब पुलिस ने पहुंच के देखा, वो खुद भी शॉक हो गए, क्योंकि 10 महीने का बच्चा को छोड़ के बाकी 6 लोगों को किसी ने गर्दन काट के हत्या कर दिया था। सुबह होते ही घर के सामने लोग एकजुट हो गए। जिसने भी ये घटना के बारे में सुना वो कांप गया। जो भी शबनम को रोता हुआ देखा, उसकी आंखों से आंसू आ गए। गाँव वालों का पुलिस प्रशासन के ऊपर गुस्सा आने लगा। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते वहाँ के प्रशासन ने हसनपुर थाने के इंचार्ज को सस्पेंड कर दी और इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को केस हैंडओवर कर दी, जो कि अमरोहा
थाने पे एसएचओ थे। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता सुबह सुबह घटना वाली जगह पे पहुंच गए। सारे लाशों को देखने के बाद उनके दिमाग में कुछ सवाल था। उन्होंने शबनम से पूछताछ करने की कोशिश भी की, पर शबनम की हालत बहुत खराब था। पुलिस के पास शबनम के अलावा कोई और नहीं था जो कि घटना के बारे में बोल सके। पुलिस को थोड़े बहुत बयान देते हुए शबनम ने बताई कि रात को सोने से पहले पूरे फैमिली एक साथ खाना खाए और चाय भी पिए थे। रात को बहुत गर्मी हो रही थी तो शबनम ने छत पे सो रही थी। रात की करीबन 2 बजे शबनम उठ गई क्योंकि बारिश हो रहा था। जब वो नीचे आई, पता चला कि जब वो सो रही थी उसके पूरे फैमिली को किसी ने बुरी तरह मार दी थी। वो बच गई क्योंकि वो छत पे सो रही थी। बताई कि कातिलों ने दीवार चढ़ के ऊपर आए और उसके पूरे फैमिली को मार के मेन गेट से चले गए। इसके बाद ऑफिसर पड़ोसियों से बयान लिए, फिर आगे की कार्रवाई स्टार्ट की। शबनम के बयान से ऑफिसर आरपी गुप्ता को एक चीज खटकी, क्योंकि शबनम ने बताई कि सारे कातिलों मेन गेट से भाग गए थे। जबकि पड़ोसियों ने बताई जब वो पहुंचे मेन गेट अंदर से बंद था, तो गेट अंदर से कौन बंद किया। शबनम ने बताई थी कि कातिलों ने पीछे की दीवार चढ़ के अंदर आए थे। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, पता चला कि दीवार की ऊंचाई करीबन 14 फीट का था, जिसको बिना सीढ़ी से चढ़ना मुश्किल ही था। पुलिस को घर के पास किसी भी सीढ़ी नहीं मिली। पास में एक पतली ड्रेनेज पाइप था, पर वो बहुत पतला था कि एक इंसान की वजन उठा नहीं सकता। अगर कातिलों ने दीवार चढ़ के नहीं आए थे तो कैसे अंदर घुसे, क्योंकि घर का और कोई एंट्री पॉइंट नहीं था जिससे कोई अंदर आ सके। शबनम ने बताई थी कि वो छत पे सो रही थी, पर छत पे कोई भी बेडशीट और पिलोस नहीं थे। पुलिस को शबनम के मोबाइल के पास एक सिम कार्ड मिली जो कि उसकी नहीं थी। एक चीज जो कि सबसे ज्यादा सस्पिशियस थी ऑफिसर आरपी गुप्ता के लिए, कि मरने से पहले किसी ने भी हाथापाई नहीं किए थे। ये कैसे हो सकता है कि 7 लोग एक के बाद एक खून हो गए पर किसी को पता भी नहीं चला और किसी ने भी बचाने के लिए हाथापाई भी नहीं किए। चाय की कप सबकी डेड बॉडी के पास से मिली। एक मेडिसिन की खाली स्ट्रिप भी मिली जो एक नशे की दवाई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चल गया था कि जो बयान शबनम ने दी वो हालात के हिसाब से मैच नहीं हो रहा था। पुलिस शबनम से अच्छे से पूछताछ करने की कोशिश भी की, पर शबनम के साथ जो लोग थे इसके विरोध किए। मर्डर होने की एक दिन बाद तत्कालीन यूपी की सीएम मायावती घटनास्थल पर पहुंचे और प्रॉमिस किए कि शबनम को 5 लाख की अतिरिक्त सहायता करेंगे। पर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को ये मर्डर थोड़े सस्पिशियस लगा था और मायावती के साथ एकांत में बात की और पैसा अभी ट्रांसफर नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट भी की और बताया कि उनको 48 घंटा चाहिए ये प्रूव करने के लिए क्यों शबनम की स्टोरी हालात से मेल नहीं हो रहा था। ऑफिसर आरपी गुप्ता ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शबनम की सेलफोन रिकॉर्ड्स निकाले। धीरे धीरे उस रात की सच्चाई आने लगी। घर के अंदर से शबनम के कपड़े मिली जिसमें खून लगा हुआ था, पर पड़ोसियों से जांच करने के बाद पता चला जब वो लोग अंदर आए शबनम ये कपड़े नहीं पहनी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पूरे सीन ही पलट गई। क्यों 7 लोगों में से किसी ने भी हाथापाई नहीं किए दूसरों को उठाने के लिए? क्यों किसी भी बॉडी पे स्ट्रगलिंग मार्क्स नहीं है? ये सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे आने लगा। 7 में से 6 लोगों की बॉडी से नशे की दवाई मिली, मतलब मरने से पहले उन लोगों को कुछ नशीली चीज दी गई थी। 10 महीने का बच्चा को कोई भी नशीली चीज नहीं दी गई थी क्योंकि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। शबनम के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से पता चला शबनम किसी के साथ कॉल की थी मर्डर होने की 5 मिनट पहले और मर्डर होने के 10 मिनट बाद भी, जिसके साथ उसने पूरे दिन में 55 टाइम्स बात करी थी। ये क्लियर थी कि मर्डर होने के टाइम पे शबनम सोई नहीं थी। तो पर किसके साथ शबनम बात कर रही थी? नंबर ट्रैक करने के बाद पता चला कि वो सलीम नाम के किसी के साथ बात कर रही थी जो कि बावनखेड़ी पे ही रह रहा था। अब पता चल गया था शबनम और सलीम ही इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। पूरे एविडेंस शबनम की अगेंस्ट। पुलिस को पता चल गया था कि एक प्री प्लान मर्डर है। जब शबनम को पूछताछ के लिए लाया जा रहा था शबनम की तबीयत बहुत खराब हो गई। पुलिस ने डॉक्टर को थोड़ा चेकअप करने के लिए बुलाया। डॉक्टर की रिपोर्ट पूरे केस पे एक और शॉकिंग खुलासा किया। शबनम 7 वीक्स की प्रेग्नेंट थी। पुलिस जब सारे एविडेंस को कनेक्ट किए पूरी घटना धीरे धीरे समझ आने लगा था। 18 अप्रैल 2008 दोपहर को पुलिस ने सलीम को गांव से 14 किलोमीटर
किलोमीटर दूर गजरोला से अरेस्ट किए। ऑफिसर आरपी गुप्ता सलीम के इंटरोगेशन शुरू किए। पहले तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, पर जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसने सारे सच्चाई बोल दी। उसके बाद शबनम से पूछताछ शुरू की। पहले तो शबनम वही पुरानी बात दोहराई जा रही थी। उसके बाद पुलिस ने शबनम का सामना सलीम से कराया। सलीम को देखने के बाद उसको समझ आ गई थी कि सलीम ने सारे सच्चाई बता दिया है, इसीलिए शबनम ने सारे गुनाह कबूल किए। पुलिस को पूरी कहानी बताई। कहानी शुरू होती है 1 साल पहले, जहाँ उसकी मुलाकात होती है सलीम से, जो कि उसी बावनखेड़ी में ही रह रहा था। पहले दोस्ती और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, पर शबनम के फैमिली को उन दोनों के रिश्ता मंजूर ही नहीं था। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। शबनम पढ़ी लिखी डबल एमए करी थी, जबकि सलीम सिर्फ 8th पास था। शबनम जहाँ स्कूल पे काम कर रही थी, सलीम पास की काट की दुकान में बढ़ाई का काम कर रहा था। जहाँ शबनम के पापा प्रोफेसर थे, वहाँ सलीम के पापा रास्ते पे पकोड़ा की दुकान चलाते थे, जिसकी वजह से शबनम के फैमिली ये रिश्ते में राजी नहीं थे। इसके अलावा दोनों की बिरादरी भी अलग थी, जहाँ शबनम साफी मुस्लिम और सलीम पठान था, जिसकी वजह से वो कभी भी एक नहीं हो सकते। उनकी फैमिली भी ये रिश्ते में राजी नहीं थे। इसी बीच शबनम को पता चला वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत कोशिश की फैमिली को समझाने की, पर वो नहीं मानी। शबनम ठान चुकी थी वो सिर्फ सलीम से ही शादी करेगी। अगर वो चाहते भाग कर शादी कर लेते, पर वो नहीं किए। अगर वो ये करते तो पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ते। इसलिए शबनम ने सोची कि पूरे फैमिली को रास्ते से हटा देते हैं तो उसको कोई भी रोकने के लिए नहीं होगा और पूरी संपत्ति की अकेली मालकिन बन जाएगी। इसी सोच के साथ वो सलीम से मिलकर पूरे फैमिली को खत्म करने की प्लान भी बनाए, पर 2 लोग पूरे फैमिली को रास्ते से हटाना मुश्किल ही था। इसीलिए तय किए कि मारने से पहले पूरे फैमिली को किसी तरह बेहोश कर देंगे तो मारने में आसानी होगी। 14 अप्रैल 2008 के सुबह सलीम ने प्लान के मुताबिक बेहोशी का मेडिसिन लाने बावनखेड़ी से 38 किलोमीटर दूर पाकवाड़ा पहुंचते हैं। गांव के लोग उसको पहचान न ले, इसीलिए सलीम ने इतने दूर जाके दवाई खरीदा और दवाई लाके शबनम को भी दे दी। शबनम के दोनों भाई अनीस और राशिद की छुट्टी खत्म हो गए थे। वो लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अनीस को जालंधर जाना था और राशिद को मीरठ। दोनों भाई गजोला तक पहुंच भी गए थे, पर शबनम ने दोनों को फोन करके किसी काम का बहाना दिला के घर बुला लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार से कोई बच जाए, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाए। बहन की बात सुनने के बाद दोनों भाई घर आ जाते हैं। फिर उसी दिन यानी 14 अप्रैल 2008 रात को कुछ ऐसा होता है कि सारे बावनखेड़ी की समेत अमरोहा जिला के लोग अभी तक नहीं भूल पाए। 14 अप्रैल रात को पूरे परिवार खाना खाने के बाद शबनम ने सबके लिए चाय बनाई। चाय में बेहोशी की दवाई भी मिलाई और 10 महीने का भतीजा को छोड़ के चाय सबको पिलाई। शबनम सलीम के साथ लगातार बात करके अपडेट भी दे रही थी। जब सारे लोग बेहोश हो गए, शबनम ने सलीम को बुलाया। उसके बाद सलीम ने एक कुराड़ी लेके शबनम के घर पहुंची। सलीम ने शबनम की मदद से एक एक करके सारे लोगों का गर्दन काट दी। सलीम के बयान के अनुसार उसने शबनम को बोला था कि वो अर्श का कुछ नहीं करेगा, पर सारे फैमिली मेंबर्स के कत्ल होने के बाद अर्श जोर जोर से रोने लगी। शबनम को डर था कि कोई उठ ना जाए और अर्श की वजह से उसके पूरे प्लान खराब ना हो जाए, इसीलिए उसने अपने हाथों से गला दबा के अर्श की हत्या की। इसके बाद शबनम ने सलीम को बाहर भेजकर मेन गेट अंदर से बंद कर दी। बाहर आने के बाद सलीम ने उसकी कुराड़ी को एक तालाब में फेंक दिया और घर चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद शबनम ने कपड़े चेंज किए, क्योंकि उसके कपड़े में खून लगा हुआ था। जब उसको तसल्ली हो गई कि सारे लोग मर चुके हैं, रात थी करीबन 2 बजे, उसने बैल्कनी में आ गई और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। पुलिस ने दोनों की कबूलनामा रिकॉर्ड करने के बाद अगले दिन यानी 19 अप्रैल 2008 को दोनों को गिरफ्त कर लिया। पुलिस ने उसके बाद सबूत ढूंढना चालू करे। सलीम के बयान के हिसाब से उसने कुराड़ी को तालाब में फेंका था। ढूंढने पर तालाब से कुराड़ी बरामद
बरामद हुई। सलीम की मोबाइल, खून से भरी कपड़े भी बरामद किए। शबनम के घर से भी उसकी मोबाइल, दूसरे सिम कार्ड और कपड़े भी बरामद किए। दूसरे सिम कार्ड से वो सलीम से बात कर रही थी। घटना के दिन शाम 7:30 बजे से लेके 2:05 तक लगातार उन दोनों बात कर रहे थे। बीच में 31 मिनट का गैप था, जिसे बीच इन दोनों का कोई भी बातचीत नहीं हुए थे। वो था 1:09 से लेके 1:40 तक। उसी टाइम पे दोनों मिलकर घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस सारे सबूतों को इकट्ठा करके शबनम, सलीम को इकट्ठा अदालत में पेश करती है। जुलाई 2010 को अमरोहा जिला अदालत शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाते हैं और कोर्ट ने पुलिस की तारीफ भी करती है, जिस तरह इतने कम टाइम पे केस के सॉल्व किए। शबनम अरेस्ट होने के 8 महीने बाद यानी दिसंबर में जेल के अंदर एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम है ताज। ताज 7 साल तक माँ के साथ मुरादाबाद जेल पे बड़ा हो रहा था। इंडियन लॉ के हिसाब से अगर कोई बच्चा जेल के अंदर जन्म लेता है तो उसको 6 साल होने तक माँ के साथ रखा जाएगा। उसके बाद अगर कोई फैमिली मेंबर्स उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो उसको हॉस्पिटल या चाइल्ड होम भेज देता है। जब इंडियन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ढूंढ रही थी कि कोई ताज को एडॉप्ट करे, उसी वक्त उस्मान अली, जो कि शबनम की चाइल्डहुड फ्रेंड था, सामने आए। शबनम उस्मान की पढ़ाई पूरी करने में बहुत मदद करी थी, ट्यूशन की फी भी भरी थी। उस्मान अली एक जर्नलिस्ट बन गए थे और शादी भी कर चुके थे। उसने अपने इंटरव्यू में बताया कैसे शबनम उनकी हेल्प करी थी पढ़ाई पूरी करने में, और 2012 से 13 टाइम्स उसने एप्लीकेशन दिए थे शबनम से मिलने को, पर रिजेक्ट हो गया। 7 महीने पहले जब उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देखे कि चाइल्ड एडॉप्शन को लेकर, उन्होंने अप्लाई करी थी क्योंकि वो शबनम के लिए कुछ करना चाहते थे। फाइनली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से उन्हें कॉल आता है। उस्मान जब शबनम से मिले, देखा कि वो फेस कवर करके रखा था। जेल के सुपरिटेंडेंट ने बताया वो हमेशा ऐसे ही रहती है। उस्मान ने बताया कि ये शबनम अलग थी, बात नहीं सुनना, चिड़चिड़ होना। जब उस्मान ने बताया ताज को एडॉप्ट करना चाहते हैं, वो खुद के बच्चे की तरह ताज का टेक केयर करेंगे, शबनम उसको देने से मना करती है। बताए कि जो लोग मेरे परिवार को मार दिए वो ताज को भी मार देंगे। बहुत समझाने के बाद वो देने के लिए राजी हो गए। दोनों के कोर्ट के ट्रायल के दौरान स्टेटमेंट में भी बहुत चेंजेस हुए, जो कि पहले के स्टेटमेंट से बहुत अलग था। शबनम ने बताया कि सलीम घर के अंदर घुसकर सारे लोगों को मार दिए। वो छत पे सो रही थी, इसकी वजह से वो बच गई। सलीम ने बताया कि शबनम ने उसको घर पे बुलाया था। जब वो घर पहुंचा, शबनम सबको मार दी थी, उसको कुराड़ी और कपड़े दिए और जाके फेंक देने के लिए। दोनों का पहले का बयान और मिले हुए सबूत के हिसाब से जुलाई 2010 को डिस्ट्रिक्ट जज S.A.A. हुसैनी दोनों को फांसी की सजा सुनाते हैं, पर दोनों ने फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट पे चैलेंज किए। अप्रैल 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट फांसी की सजा पे कायम रहे और निचली अदालत पे दिए गए फैसलों पे कायम रहे। उसके बाद शबनम ने सुप्रीम कोर्ट पे अपील करी, वो भी रिजेक्ट हो गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बोल के फांसी की सजा पे कायम रहे। जब सारे दरवाजा बंद हुए, शबनम ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अगस्त 2016 को शबनम की दया याचिका को खारिज किया। मार्च 2021 को शबनम की एक फोटो जहां वो दूसरी कैदी के साथ खड़ी हुई थी व्हाट्सएप पे लीक हो गई। उसके बाद उसको बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जहां शबनम बरेली की जेल पे रह रही थी, वहां सलीम प्रयागराज के जेल पे बंद था और दोनों फांसी की सजा को इंतजार कर रहे थे। 2022 को शबनम की डेथ पिटीशन जारी की, जिसके बाद मथुरा जेल शबनम की फांसी की तैयारी करने लगी। न्यूज के हिसाब से मथुरा जेल जहां फांसी देते हैं वो 150 इयर्स पहले बनाई गई थी, पर इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद अभी तक उसे यूज नहीं किया गया था। शबनम स्वाधीन भारत की पहली महिला होगी जिसको फांसी की सजा होगी। पर उसके बेटा ताज ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को रिक्वेस्ट किए उसकी मां को फांसी की सजा नहीं देने के लिए। बावनखेड़ी के लोग ये घटना को इतने साल होने के बाद भी अभी तक भूल नहीं पाए। जब भी उस दिन को याद करते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव के स्कूल के टीचर्स ने भी बताया ये घटना होने के बाद से अभी तक कोई भी लड़की शबनम नाम की एडमिशन नहीं ली, क्योंकि गांव के लोग ये नाम यूज करना भी बंद कर दिए। शबनम की बचपन के दोस्तों ने भी खुद को उसकी दोस्त की परिचय देना बंद कर दिए।
शबनम प्यार में अंधी होके पूरे फैमिली को मार दी। जिस प्यार के लिए ये सब की, ना वो प्यार मिला ना संपत्ति। लाइफ चली गई, फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, खुद के बच्चे से भी दूर होना पड़ा। प्यार को पाने के लिए इसी हद तक जाना क्या सही है? आप बताओ।